सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक से हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसकी ये दूसरी क्लास है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद किस तरह का समाज का निर्माण हो, इसको लेकर गहमा गहमी थी। अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो अलग अलग विचारधाराएं जो है वो दे रहे थे। उनमें से मुख्य थे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। इन तीनों की समाज के निर्माण को लेकर अलग अलग विचारधारा थी, जिस विचारधारा को हमने लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज मतलब औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। एक बात तो आप जान ही जाओ कि किसी भी नए समाज के निर्माण में पुराने समाज का भी अहम योगदान होता है। पुराने समाज से लोग असंतुष्ट होते हैं, तभी नए समाज की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, कल्पना करते हैं, या उनके दिमाग में आता भी है। खैर, तो सेकेंड टॉपिक जो आज हम लोग करने जा रहे हैं 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इसमें क्या लिख रखा है वो हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। बुक सामने रख के नहीं पढ़ना, अभी भी और बाद में भी जब आप रिवाइज करो तो भी। These political trends were signs of new change, new time. These political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded and industrial revolution occurred. तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, ये जो सामान्य प्रवृत्ति थी, सामान्य राजनीतिक प्रवृत्ति, यानी कि समाज किस ढंग का हो, इसको लेकर अलग अलग जो जनरल थॉट थी, ये सब एक नए वक्त का प्रतीक था। नए वक्त का क्या था? प्रतीक था। विचार आ रहा है तो ऑब्वियसली विचारों पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। किसी भी चीज की शुरुआत प्लानिंग से ही होती है। तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, ये नए समय का क्या था? प्रतीक था। ये वो समय था 19th सेंचुरी का, ये वो समय था। इसमें 19th सेंचुरी आप ऐड कर लेना। ये 19th सेंचुरी का वह समय था जिस समय प्रोफाउंड सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक गहरा, ठीक है। तो अत्यधिक गहन, अत्यधिक प्रभावित करने वाला को क्या कहते हैं? प्रोफाउंड कहते हैं। तो ये वो दौर था जिस समय जो है वो अत्यधिक प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। आई बात समझ में? ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड था, ये नए समय का प्रतीक था और ये वो समय था जिस समय में अत्यधिक प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। ये वो समय था जब नई सिटियां उभर कर आईं, नए नए इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है वो विकसित हुए, रेलवेज का विस्तार हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आई। Industrialization brought men, women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for solution to these issues. तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी देश में या किसी जगह पर नई नई इंडस्ट्री आएगी तो लोग तो जाएंगे उसमें काम करने के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स आया, पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो थी, ये पॉलिटिकल ट्रेंड्स लिबरल्स की, कंजर्वेटिव्स की, रेडिकल्स की, ये इनकी जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थी, राजनीतिक सोच थी, जो जनरल थॉट था समाज के निर्माण को लेकर, ये नए समय का प्रतीक था। तो ये तो अलग था ही। उसके अलावा ये वो भी समय था जिसमें अत्यधिक प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी हुए। मतलब वो तो ऑलरेडी था ही, विचार तो चल ही रहा था। उस टाइम में और भी ज्यादा परिवर्तन हुआ, और भी चीजों में परिवर्तन हुआ। तो किन किन चीजों में परिवर्तन हुआ? सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए। सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए। ये वो समय था जब नई सिटियां आई, नए इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है वो विकसित हुए, रेलवेज का विस्तार हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन संपन्न हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मेन, वोमेन, चिल्ड्रन सबके सब फैक्ट्री तक पहुंच गए काम करने के लिए। काम करने के लिए सबके सब कहाँ पहुंच गए? फैक्ट्रीज तक पहुंच गए। वर्क आवर्स जो है वो जनरली लंबा होता था। काम करने के जो घंटे होते थे वो क्या होते थे? काफी ज्यादा होते थे। और वेजेस जो होती थी, मजदूरी काफी कम। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ,
फैक्ट्रियां लगी भी, शहरों का विकास भी हुआ। और शहरों के विकास होने में फैक्ट्रियां लगने के बाद क्या हुआ कि लोग, औरत, बच्चे सब फैक्ट्री तक पहुंचे काम करने के लिए, रहने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, फैक्ट्री में रहकर काम करने के लिए। वर्क आवर्स जो है वो जनरली क्या होती थी, ज्यादा होती थी, और वेजेस क्या होती थी, कम होती थी। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन हो जाती थी। कब कॉमन हो जाती थी? जब इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर डिमांड जो है वो घट जाता था। अगर कोई फैक्ट्री है, उसके पास डिमांड ही नहीं हो, मतलब उसके सामान की डिमांड ही नहीं हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा मजदूर क्यों रखेंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे सिचुएशंस में बढ़ जाती थी। जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम होती थी, तब क्या होता था, ऐसे सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाती थी, घट जाती थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, बेरोजगारी बढ़ जाती थी। हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। अब चूंकि शहर का विकास जो है वो तेजी से हो रहा था, शहर तेजी से फैल रहा था, तो हाउसिंग, आवास और सैनिटेशन, साफ सफाई का काम का भी समस्या जो है वो बढ़ रहा था। और इन सब चीजों का सॉल्यूशन निकालने का काम किसने किया? लिबरल्स ने किया, रेडिकल्स ने किया। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इश्यूज। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने इन समस्याओं का हल खोजने का काम किया। अब एक चित्र दे रखा है, वो चित्र है आपका वो द लंडन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय अ कंटेम्पररी। कंटेम्पररी कहते हैं समकालीन। समकालीन का मतलब था उसी समय के। तो उसी समय के एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो ये चित्र देखा गया, और यही चित्र जो है वो बनाया गया। लंडन लेबर एंड द लंडन पुअर 1861 के मैगजीन में छपा था। हेनरी मेहयू ने ये छापा था। ठीक है, तो इसमें जो है वो लंदन के गरीब लोगों की दशा जो है वो मिड 19th सेंचुरी में उसी समय के एक व्यक्ति के द्वारा जैसा देखा गया, उसी को रिप्रेजेंट किया गया इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स था, ये नए समय का प्रतीक था। ये वो समय था जब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए। ये वो समय था जब नई शहरें आई, इंडस्ट्रियल रीजन्स का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइज क्षेत्रों का विकास हुआ, रेलवे का विस्तार हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मेन वुमेन बच्चे फैक्ट्रीज तक ला दिए गए। वर्क आवर्स जो होता है वो लंबा हुआ करता था, बड़ा हुआ, ज्यादा समय का हुआ करता था। वेजेस जो है वो कम हुआ करती थी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉमन हो जाती थी जब इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर कम डिमांड होती थी। हाउसिंग और सैनिटाइजेशन भी जो है, सैनिटेशन भी जो है वो भी क्या बन गई, एक समस्या बन गई थी, क्योंकि शहर का निर्माण तेजी से हो रहा था, शहर का विकास तेजी से हो रहा था, और लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने इन समस्याओं का हल निकाला। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। लगभग जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, सब की सब व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। समझ में आ रहा है? लगभग जितनी भी इंडस्ट्री थी वो क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स थी, व्यक्तियों की संपत्तियां थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। रेडिकल्स और लिबरल्स जो हैं वो खुद प्रॉपर्टी ऑनर्स हुआ करते थे। प्रॉपर्टी ऑनर मतलब इन इंडस्ट्रीज के मालिक हुआ करते थे, और एम्प्लॉयर भी हुआ करते थे। एम्प्लॉयर का मतलब होता है नौकरी देने वाला, और एम्प्लॉय का मतलब होता है जो नौकर होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो व्यक्तिगत स्वामित्व में थी। लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो अपने आप में उनके पास जो है वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो प्रॉपर्टी ऑनर हुआ करते थे, एम्प्लॉयर्स भी हुआ करते थे, नौकरी देने वाले भी हुआ करते थे। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. तो radicals और लिबरल्स जो है वो प्रॉपर्टी ऑनर्स हुआ करते थे, एम्प्लॉयर्स भी हुआ करते थे, और इन्होंने जो है वो अपना धन इकट्ठा किया था ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के का इस्तेमाल कर। इंडस्ट्रियल वेंचर का मतलब हो गया कि और उद्योग में होने वाला रिस्क, उद्योग में होने वाला साहसिक कार्य। तो लिबरल्स और रेडिकल जो है वो प्रॉपर्टी ऑनर्स हुआ करते थे, नौकरी देने वाले भी हुआ करते थे, इनकी इंडस्ट्री भी हुआ करती थी, और इन्होंने जो है वो धन कमाया था, काफी सारा धन कमाया था ट्रेड से, व्यापार से, और इंडस्ट्रियल औद्योगिक साहसिक कार्यों से, यानी कि व्यापार से। तो इन्होंने पैसा कमाया था कैसे? ट्रेड से और व्यापार से पैसा कमाया था। उन्होंने ये महसूस किया
कि सच एफर्ट शुड बी इनकरेज, इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किस तरह के प्रयासों को? तो आगे लिख रखा है कि दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड, है ना। उनका मानना था, उन्हें लगता था कि मजदूर अगर स्वस्थ हो, नागरिक पढ़े लिखे हों, तो इस व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। लिबरल्स और रेडिकल्स का मानना था कि अगर मजदूर स्वस्थ होंगे और उनके मजदूर स्वस्थ होंगे, नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो इस व्यवस्था का अधिक लाभ उठाया जा सकता है। किस क्षेत्र में? व्यापार के क्षेत्र में। वो चाहते थे कि उनके मजदूर क्या हो, पढ़े लिखे हों, स्वस्थ हों, और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दें और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करें। तो इनका ये मानना था। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. वो लोग जो सुविधाएं एरिस्टोक्रेसी को, कुलीन राजशाही लोगों को मिलती थी, वो इसके क्या थे? विरोधी थे। वो इसके क्या थे? विरोधी थे। और इनका विश्वास था इंडिविजुअल एफर्ट में, व्यक्तिगत प्रयास में, मेहनत में और एंटरप्राइज में। व्यक्तिगत प्रयास में, मजदूरी में और नई योजना यानी कि व्यापार में इनका विश्वास था। बात समझ में आया? लिबरल्स का एक अलग रूप दिया जा रहा है यहाँ पर, जो आपने पढ़ा उससे थोड़ा अलग। बिजनेस के क्षेत्र में ये इनकी क्या स्थिति थी वो समझ लो। लिबरल्स और रेडिकल्स जो है वो खुद क्या होते थे? प्रॉपर्टी ऑनर्स होते थे, एम्प्लॉयर्स होते थे, नौकरी देने वाले होते थे। इन्होंने धन काफ़ी इकट्ठा किया था ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के थ्रू, यानी व्यापार के थ्रू। उन्होंने महसूस किया कि ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसे प्रयासों को? कि उन्हें लगता था कि मजदूर अगर स्वस्थ हो, नागरिक पढ़े लिखे हो, तो इस व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि व्यापार का पूरा लाभ उठाकर धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है। वो लोग जो एरिस्टोक्रेसी लोगों को जो जन्म से जो अधिकार मिलता था उसके वो विरोधी थे और वो मानते थे, उनका मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास, मजदूरी और नई योजना आदि में जो है वो क्या होना था? इनका गहरा विश्वास था। व्यक्तिगत प्रयास में, मजदूरी में और नई योजना, व्यापार आदि उपक्रम उद्यम में लिबरल्स और रेडिकल्स का क्या था? गहरा विश्वास था। और भी उन्होंने कहा, लिबरल्स और रेडिकल्स ने क्या कहा? इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड वर्क, लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन, दे बिलीव दैट सोसाइटीज विल डेवलप। उनका क्या मानना था? कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता निश्चित करी जाए, इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल निश्चित करी जाए, मतलब सबको आज़ादी दी जाए, सबको आज़ादी दी जाए। इफ द पुअर कुड लेबर, अगर गरीब काम कर लें बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के क्या करें? काम कर ले। और जिनके पास पूंजी है उनको बिना रोक टोक के काम करने दिया जाए, तो उनका मानना था कि दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप। उनका मानना था कि समाज का विकास होगा। ऑब्वियसली समाज का विकास जब सब लोग आराम से काम करे, किसी को कोई रोके टोके नहीं, अच्छा काम, ये नहीं कि अब स्मगलिंग करने लगे। ठीक है। तो लिबरल्स का क्या मानना था, रेडिकल्स का क्या मानना था? कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करी जाए, गरीब लोग काम कर सके, जिनके पास पूंजी है वो बिना रोके टोके पूंजी लगाकर व्यापार शुरू कर सके, तो उनका मानना था कि ऐसे में समाज का विकास होगा। ऑब्वियसली होगा, ऐसे ही होता है। Many working men and women wanted changes in the world, rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत सारे जो वर्किंग मैन थे, मजदूर किस्म के जो मर्द थे, औरत थे, वो हमेशा लिबरल्स के और रेडिकल्स के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच की वजह से वो समाज में क्या करना चाहते थे? परिवर्तन लाना चाहते थे। और जो लिबरल्स हैं वो ये क्या थे? एरिस्टोक्रेसी को मिलने वाली सुविधाओं के विरोध में थे। तो वो हमेशा इस विचारधारा को अपने मन में रखे हुए थे, उसी के अनुसार काम भी करते थे। तो मजदूर को क्या चाहिए होता है? मजदूर काम करे, मजदूरी ले, इतना ही मतलब होता है ना। और वो सब लोग जो है वो क्या थे? जो राजा महाराजा के शासन के अंतर्गत, जार का शासन था उस वक्त, आगे सेकंड टॉपिक में आपको पढ़ने का मिलेगा। तो जार का शासन था उस वक्त, तो उसकी निरंकुश शासन से लोग क्या थे? परेशान थे। ठीक है। तो जो लोग भी, जिनको भी लगता था कि ये जो लिबरल्स हैं और रेडिकल्स हैं ये सही हैं, वो इन्हीं के पार्टीज के आगे पीछे, समूह के आगे पीछे जो है वो 19th सेंचुरी की शुरुआत में घूमते रहे, क्योंकि इनकी बातों से उन्हें क्या लगता था कि बदलाव आएगा जिसमें वो लोग सुरक्षित रहेंगे, मेहनत करेंगे, उनके अनुसार इनको क्या मिलेगा? फल मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। ठीक है। फिर से इसको एक बार रिपीट कर दें।
लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो क्या थे, प्रॉपर्टी ओनर थे और एम्प्लॉयर थे। इन्होंने व्यापार के माध्यम से काफ़ी धन इकट्ठा किया था। उन्होंने महसूस किया कैसे प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कैसे प्रयासों को कि अगर जो है नागरिक पढ़े लिखे हों, स्वस्थ हों, तो इस व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि व्यापार का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। उनका मानना था कि जो अरिस्टोक्रेसी लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही है वो इनके विरोधी थे। अरिस्टोक्रेसी लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही है वो इनके विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि इन लोगों को ऐसी सुविधाएं मिले। उनका पूरा फर्मली दृढ़ता से विश्वास था इंडिविजुअल एफर्ट में, लेबर में, इंटरप्राइज में। उनका कहना था कि अगर फ्रीडम, हर आदमी का स्वतंत्रता सुनिश्चित करी जाए, गरीब काम कर सकें, जिनके पास पूंजी है वो व्यापार में पूंजी लगाकर व्यापार बढ़ा सकें, तो ऐसे में समाज का विकास होगा। और इन्हीं वजह से बहुत सारे वर्किंग मैन और वुमेन जो हैं वो ऐसे चेंजेस चाहते थे, ऐसे बदलाव चाहते थे। और ऐसे लोग जो हैं वो लिबरल और रेडिकल समूहों और दलों के इर्द गिर्द जो है वो 19वीं सेंचुरी में घूमते रहते थे। समझ में आया क्यों घूमते रहते थे? क्योंकि इनसे उनको बदलाव की उम्मीद थी और इनकी सोच ऐसी थी। ठीक है, हर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन है। Some nationalists, liberal and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. अब यहाँ पर एक वर्ड आया नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी, अब ये एक नया शब्द है। आप 10th में जाओगे तो सबसे पहला चैप्टर जो है हिस्ट्री का वो है नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म वर्ड को जरा सा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो है क्या। द डिजायर ऑफ ए ग्रुप, इसको आप लिख लेना जब वीडियो देखना तो। द डिजायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री etc टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म लोग जो नेशनलिस्ट लोग जो होते हैं वो राजा के विरोधी होते हैं, राजशाही शासन के विरोधी होते हैं। तो द डिजायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री etc टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो जाति, संस्कृति, भाषा, इतिहास, जाति, संस्कृति, भाषा, इतिहास आदि के समानता के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र, एक फ्री स्टेट, फ्री कंट्री बनाने की जनभावना रखने को राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब ऐसा जगह जहां पर जाति, संस्कृति, भाषा, इतिहास के आधार पर सभी लोग एक हैं। ऐसे लोग जब ये चाहते हैं कि हमारा खुद का राष्ट्र हो, हमारा खुद का शासन हो, सॉवरेन हो, प्रभुत्व संपन्न हो हम लोग, तो इस भावना को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता कहते हैं, राष्ट्रवादी सोच कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपने देश की, अपना देश जो है उनको किसी अन्य देश से कहीं अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी देश हो, कितना भी देश दूसरा देश प्रगतिशील काहे नहीं हो, डेवलप्ड क्यों ना हो, लेकिन उनको अपना ही देश अच्छा लगता है। तो क्या समझा आप लोगों ने? नेशनलिज्म क्या है? द डिजायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री etc टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। जाति, संस्कृति, भाषा, इतिहास आदि के समानता के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जनभावना को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म समझ में आ गया। नेशनलिज्म वो लोग होते हैं जो जाति, संस्कृति, इतिहास के आधार पर अपना राष्ट्र का डिमांड करते हैं, उनको अपने राष्ट्र से क्या होता है? मतलब होता है। ठीक है, तो सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ नेशनलिस्ट भी वर्ड जुड़ गया, इसलिए ध्यान रखना। सम नेशनलिस्ट्स, liberals and radicals wanted revolution to put an end the kind of government established in Europe in 1815। तो 1815 में जिस तरह की यूरोप में सरकार बनी थी, 1815 में जिस तरह की यूरोप में सरकार बनी थी, नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि क्रांति के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए। 1815 में किस तरह की सरकार बनी थी? नेपोलियन बनाया था। जगह जगह जाकर हमला किया और अपने फैमिली मेंबर को, मोनार्की सिस्टम खत्म नहीं हुआ था नेपोलियन के टाइम में, मोनार्की सिस्टम था, बशर्ते संविधान आ गया था। ठीक है, खैर, तो कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो चाहते थे कि क्रांति के माध्यम से जिस तरह की गवर्नमेंट जो है वो यूरोप में बनी थी 1815 में, वो खत्म हो जाए। इन फ्रांस, इटाली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। और फ्रांस में, इटली में, देखो रशिया की भी बात नहीं हो रही है, आसपास के देशों में जो घटी घटनाएं उनकी बातें हो रही हैं, और उनसे एक विचार पनप रहा है लोगों के बीच, और तब जाकर के इस विचार के आधार पर लोग काम करेंगे और बदलाव आएगा समाज में। ठीक है, तो सम नेशनलिस्ट
कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि क्रांति के माध्यम से यूरोप में जिस तरह की सरकार बनी थी 1815 में, उसको अंत किया जाए, उसका अंत किया जाए। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रसिया में ये लोग जो हैं, कौन लोग? नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स, ये लोग रिवॉल्यूशनरीज बने, क्रांतिकारी बने, और इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया मोनार्च को, उस समय के मोनार्च को, राजशाही शासन को उखाड़ कर फेंकने का काम इन लोगों ने किया। कहाँ कहाँ किया? फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया। रसिया में भी है, आपको आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। तो नेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने क्रांति की बातें करी और उन्होंने नए राष्ट्र की स्थापना के बारे में बातें करी, ऐसे नए राष्ट्र की स्थापना के बारे में बात करी जहां पर सब लोगों को क्या होगा? समान अधिकार मिलेगा। आफ्टर 1815 Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writings. 1815 के बाद गिसेपे मेजिनी एक इटालियन नेशनलिस्ट हैं। गिसेपे मेजिनी का नाम आप याद रखना। गिसेपे मेजिनी जो है वो एक इटालियन नेशनलिस्ट हैं। इन्होंने दूसरे सारे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और इटली में इसको उखाड़ फेंका। इटली में किसको उखाड़ फेंका? उस समय राजाओं की जो सत्ता थी इटली में, उसको उखाड़ फेंका। तो इटली में जो राजा का सत्ता का अंत हुआ, उसका श्रेय किसको जाता है? गिसेपे मेजिनी को जाता है। ये इटालियन नेशनलिस्ट थे। इन्होंने बाकी के सारे लोगों के साथ क्या मिलकर षड्यंत्र रचा और वहां उस समय के राजा को उखाड़ फेंका। और दूसरे जगह के जो लोग थे नेशनलिस्ट थे, दूसरे जगह के जो क्या थे नेशनलिस्ट थे, इंडिया को भी इंक्लूड करके इंडिया के साथ दूसरे देश के भी जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इनकी राइटिंग्स को पढ़ा। गिसेपे मेजिनी की राइटिंग्स को भी पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने कंस्पायर किया और किस तरीके से उखाड़ फेंका। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 1.3 है वो द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब ये द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप का मतलब होता है कि यूरोप में समाजवाद का आना। दरअसल समाजवाद के विचार को हम लोग कैसे आया, समाजवाद का विचार, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। Perhaps one of the most far-reaching visions of how societies should be structured was socialism. Perhaps one of the most far-reaching visions of how societies should be structured was socialism. तो शायद, संभवतः, परहैप्स का मतलब होता है संभवतः, फार रीचिंग का मतलब होता है जिसका दूर तक असर हो। मान लो आप एक ऐसे समाज की निर्माण कर रहे हो जो कुछ साल चले फिर बर्बाद हो जाए, फिर से वही घोड़ा वही मैदान हो जाए। तो जो कई सारे तरह के लोगों का दिमाग में था, कई सारे तरह के समाज के निर्माण को लेकर अलग अलग थॉट था, तो शायद उन थॉट्स में से जो एक थॉट थी जिसका दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली जो थॉट थी, जिसका असर लंबे समय तक रहेगा, किस विचार में? समाज के नए स्ट्रक्चर के निर्माण में। समाज के नए स्ट्रक्चर के निर्माण में जो विचार सब था, उसमें से एक विचार था जिसका माना जाता था कि इसका दूर तक असर रहेगा। ये समाज, इस तरह के समाज का निर्माण अगर होता है तो ये लंबा चलेगा, वो था सोशलिज्म। तो शायद संभवतः समाज की संरचना या निर्माण की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाले विचारों में से एक है समाजवाद। एक था समाजवाद, मतलब समाज का निर्माण कैसा हो, समाज का स्ट्रक्चर कैसा हो, तरह तरह के विचार थे। उसमें से एक विचार किसका था? समाजवाद का था। कि जैसे डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, कई तरह की कृषि की हम लोगों ने चर्चा करी थी ना शुरुआत में, तो उसमें से एक था सोशलिज्म। तो संभवतः समाज की संरचना को लेकर सबसे अधिक दूरदृष्टि प्रदान करने वाले विचारों में एक था समाजवाद। बाय द mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. तो मिड-19th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में सोशलिज्म एक जाना माना विचारधारा बनकर रह चुका था, बन गया था, जो वाइड स्प्रेड अटेंशन पाया उसने। सोशलिज्म को अपनाने को लेकर काफ़ी सारे लोगों का ध्यान जो है इस विचार पर आकर्षित हुआ कि हमारे समाज में सोशलिज्म आना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी का और वेल्थ का बंटवारा सब में बराबर होना चाहिए। तो शायद
समाज की संरचना को लेकर दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाले विचारों में एक था समाजवाद। मिड 19th सेंचुरी यूरोप में सोशलिज्म जो है वो एक जानी मानी विचारधारा बनी जिसने बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. Why? सोशलिस्ट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी थे, निजी संपत्ति के विरोधी थे। सोशलिस्ट के अनुसार निजी संपत्ति होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने देखा कि निजी संपत्तियां जो है वो सारी बुराइयों की जड़ है। एक क्वेश्चन यहाँ उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि सोशलिस्ट जो है उन्हें क्यों लगता था कि प्रॉपर्टी ही सारी बुराइयों का जड़ है? क्यों? क्वेश्चन इसी में किया हुआ है बुक में, वाई, और फिर आंसर दिया गया है। ठीक है, सोशलिस्ट जो हैं वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। उन्होंने देखा कि अपने समय की सारी सामाजिक बुराइयों का जड़ क्या है? यही है, यानी कि निजी प्रॉपर्टी है। क्यों? तो उसका कारण बताया कि इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। तो सोशलिस्ट जो है वो प्राइवेट संपत्ति के विरोधी थे। उन्होंने देखा कि अपने समय की सारी सामाजिक बुराइयों का जड़ यही है। उन्होंने देखा, क्यों लगा उनको? तो ऐसा था कि उन्होंने तर्क दिया कि इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल्स के पास प्रॉपर्टी होता है, इंडिविजुअल्स का जो है निजी संपत्ति वालों का निजी संपत्ति वालों की प्रॉपर्टी पे निजी लोगों का हक होता है। नो डाउट कि वो एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, नौकरी भी देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो उनसे कंसर्न होती है। और जो पैसा आता है, जो इनकम आता है, उसमें से केवल मजदूरी ही लोगों को दी जाती है। जो मजदूर लोग उस फैक्ट्री को प्रोडक्टिव बनाते हैं, सामान का उत्पादन करते हैं, जिन मजदूरों से ये प्रॉपर्टी होल्डर्स जो हैं वो पैसे कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो इन लोगों के लिए नहीं करते, इनकी कल्याण के लिए नहीं करते। उनको केवल मजदूरी देकर टरका देते हैं, और वो भी मजदूरी बहुत कम मिलती थी। बस समझ में आया? तो इसी वजह से जो है वो उनको लगता था, सोशलिस्ट को लगता था कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही सब बुराइयों का जड़ है। बस समझ में आया? उनका कहना था कि बहुत सारे लोगों इंडिविजुअल्स के पास संपत्ति तो है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्ति धारियों को केवल अपने फायदे से मतलब होता है। वे उनके बारे में नहीं सोचते हैं जो उनकी संपत्ति को प्रोडक्टिव बनाते हैं, उत्पादनशील बनाते हैं। बात समझ में आया? यही रीज़न है कि मतलब जो ये लोग जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। जिन प्रॉपर्टीज़ को, जिन रॉ मटेरियल्स को वो प्रोडक्टिव बनाते हैं मजदूर, उनके भलाई के बारे में कभी नहीं सोचते। तो यही कारण था कि सोशलिस्ट ये सोचते थे कि सारी बुराइयों का जड़ जो है ये निजी संपत्ति ही है। और फिर उन्होंने तर्क दिया। क्या तर्क दिया? So if society as a whole rather than single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interest. Socialists wanted this change and campaigned for it. अब सोशलिस्ट का कहना था, उन्होंने तर्क दिया कि अगर पूरा समाज मिलकर एक सिंगल आदमी के बजाय एक फैक्ट्री को एक सिंगल आदमी ना चलाकर पूरा समाज चलाए, तो उससे जो होगा, अगर इस तरीके से अगर पूरा समाज मिलकर एक फैक्ट्री को या उद्योग को चलाता है तो सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, सभी लोग अपना अपना ध्यान पूरे ईमानदारी से देंगे और जो है वो लोगों के हितों की रक्षा होगी, प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होगा, जो प्रोडक्शन से जो फायदा होगा वो सभी लोगों में बराबर बटेगा। तो लोगों का ये कहना था, सोशलिस्ट लोगों का ये कहना था। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज, सोशलिस्ट ये चेंज चाहते थे, बदलाव चाहते थे, और इनके लिए उन्होंने अभियान भी चलाया। बस में इस टॉपिक को फिर से समझो कि सोशलिस्ट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे? विरोधी थे। उन्होंने देखा कि अपने समय की सभी सामाजिक बुराइयों का जड़ यही है। क्यों देखा ऐसा? कि उनका कहना था, उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिनसे लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तियों को केवल अपने फायदे से ही, संपत्तिधारियों को केवल अपने फायदे से ही मतलब रहता है। उन्हें
उन लोगों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के बारे में वो लोग जरा भी नहीं सोचते जो लोग उनकी संपत्ति को प्रोडक्टिव बनाते हैं, जिनके काम करने से उनको प्रॉफिट होता है, उनके बारे में वो जरा सा भी नहीं सोचते। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि एक सिंगल आदमी के बजाय पूरा समाज मिलकर अगर किसी संपत्ति को चलाए तो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। और सोशलिस्ट लोगों ने इस चीज़ का क्या किया, इस चीज़ को सपोर्ट किया, ये बदलाव चाहते थे, इसके लिए अभियान भी चलाया। अभी आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि भला किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे छीन लिया जा सकता है। दरअसल ऐसा नहीं है, टॉपिक से हट के बता रहे हैं हम, दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर राइज किया होगा। मतलब वो चाहते थे कि सरकार संपत्ति रखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें डाले। कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप, आगे आप पढ़ोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप, जिसमें 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग या 500 लोग मिलकर काम करते हैं, शेयर बढ़ता है उसमें, ठीक है, जो डिविडेंड्स आता है, लाभांश जो आता है, उसका शेयर बढ़ता है। तो ये सोशलिस्ट लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि नहीं, एक आदमी का हक नहीं होना चाहिए, एक आदमी का हक नहीं होना चाहिए, पूरे समाज का हक होना चाहिए। और इसको ऑपरेट करने का काम सरकार करे, ये नहीं कि आप अगर कोई प्राइवेट संपत्ति रख लो तो आपसे छीन लिया जाए। ये सब छीनने झपटने का काम होता है केवल क्रांति के वक्त, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। खैर आगे समझो। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? तो बिना प्रॉपर्टी के एक सोसाइटी कैसे चल सकता था? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? अब ये जो पॉइंट था, अब इस पॉइंट पे अलग अलग फिलोसफर्स ने, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने विचार दिया। समाजवाद के इस कल्पना पर, समाजवाद कैसे आया, विचार से ही किसी चीज की शुरुआत होती है। तो ये समाजवाद की कल्पना जो है, जो लोग सोचते थे ऐसा कि समाज, सारा समाज मिलकर कोई संस्था चलाए, प्रॉपर्टी का बंटवारा सब में बराबर बराबर हो, डिवीजन हो, लाभांश का जो प्रॉफिट है सबका बराबर हो, सब लोगों का कल्याण हो, ऐसा सोशलिस्ट लोगों की सोच थी। तो ये विचार जो आया वो अब आगे हम लोग देखेंगे। समाजवाद तो आ गया कायदे से, लेकिन विचारों में आया था अभी। Socialists had different visions of the future. Some believed in the idea of cooperatives. सोशलिस्ट का जो है वो फ्यूचर को लेकर के अलग अलग कल्पना था। कुछ लोग जो है वो कोऑपरेटिव के पक्ष में थे। कोऑपरेटिव्स सहकारी समिति जिसको कहते हैं, और कैपिटलिस्ट, दोनों में अंतर समझो। एक इंडिविजुअल हो गया जो एक आदमी, इंडिविजुअल कैपिटलिज्म का मतलब है कि एक आदमी पूंजी लगा रहा है, इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट का मतलब है कि एक आदमी पूंजी लगा रहा है। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि उसको सब मिलकर चलाता है, सब लोग की पूंजी बराबर लगती है, उसमें प्रॉफिट भी क्या होता है, बराबर बढ़ता है। तो सोशलिस्ट जो है उनकी फ्यूचर को लेकर अलग अलग कल्पनाएं थी। कुछ लोग मानते थे, कोऑपरेटिव्स के विचार को मानते थे। रॉबर्ट ओवन, नाम याद रखना, ब्रैकेट में जो ईस्वी दे रखा है वो पहला ईस्वी उसके जन्म है, दूसरा ईस्वी उसकी मृत्यु है, लाइफ स्पैन दे रखा है। तो रॉबर्ट ओवन 1771-1858 a leading English manufacturer sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। तो इंग्लैंड के ये थे, कौन? रॉबर्ट ओवन। इनका जन्म 1771 में हुआ था, 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक लीडिंग, जाने माने जो है वो मैन्युफैक्चरर थे, वस्तु के निर्माता थे। इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का प्रयास किया और नाम दिया इसको न्यू हार्मोनी। नाम याद रखना कि न्यू हार्मोनी किसने बनाया था, तो रॉबर्ट ओवन ने बनाया था, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवन 1771-1858 एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर थे। इन्होंने जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की कोशिश करी, प्रयास करी, इसका नाम दिया न्यू हार्मोनी। और कहाँ प्रयास किया? इंडियाना, यूएसए में, इंडियाना यूएसए में। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दूसरे सारे सोशलिस्ट जो थे उन्होंने ये महसूस किया कि कोऑपरेटिव जो है उसको बड़े पैमाने पर नहीं बनाया जा सकता एक सिंगल आदमी के प्रयास से। एक सिंगल आदमी प्रयास करे तो कोऑपरेटिव नहीं बन सकता। क्या होना चाहिए ऐसे में? दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड इनकरेज कोऑपरेटिव्स। उन्होंने डिमांड किया, सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट से डिमांड करी कि भाई आप क्या कीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के निर्माण में आप प्रोत्साहन देने का काम कीजिए। जिस तरीके से रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना यूएसए में न्यू हार्मोनी नामक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का प्रयास किया, उन्होंने प्रयास किया, सराहनीय है उनका प्रयास, लेकिन एक आदमी के प्रयास से कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए सोशलिस्ट लोगों ने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि आप इसको प्रोत्साहन देने का काम कीजिए,
इन फ्रांस, अब नया नाम आएगा, इन फ्रांस लुई ब्लांक 1813-1882 वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स। वो चाहते थे, लुई ब्लांक जो है वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करे, प्रोत्साहन दे, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, और जो पूंजीवादी उद्यम जो है वो पूंजीवादी लोग जो उद्यम चला रहे हैं उसको रिप्लेस कर दे। मतलब सारा फैक्ट्रीज वगैरह गवर्नमेंट अपने अंदर में ले ले, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाए, गवर्नमेंट इनकरेज करे। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members। और लुई ब्लांक जो है उन्होंने गवर्नमेंट से ये उम्मीद करी, चाहा कि गवर्नमेंट जो है वो कॉपरेटिव्स को इनकरेज करे, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को क्या करे, रिप्लेस करे, जगह से हटाए। ये कॉपरेटिव जो है वो संस्था होगी, वो संगठन होगी, लोगों की वो संस्था होगी जहां पर बहुत सारे लोग साथ साथ मिलकर काम करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसको अपने काम के अनुसार बांटेंगे। लुई ब्लांक का ये थॉट था। अब सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है कार्ल मार्क्स का, जो आपके क्वेश्चन में भी आएगा, तो वो अब है इस पैराग्राफ में, तो ध्यान से सुनने की जरूरत है। कार्ल मार्क्स 1818-1883 एंड फ्रेडरिक एंगेलस 1820-1895 एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो इस तर्क में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेलस ने अपना तर्क दिया। जो तर्क अभी तक चलते आ रहा था, लुई ब्लांक का जो तर्क था, उसमें और तर्क जोड़ने का काम किसने किया, कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगेलस ने। मार्क्स ने क्या कहा सुनो, इसको आप अंडरलाइन कर लो तो ज्यादा अच्छा है। मार्क्स argued that industrial society was capitalist. Capitalists owned the capital invested in factories and the profit of capitalists was produced by workers. The conditions of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitations, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. He was convinced that workers would triumph their conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future. तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो पूंजीवादी सोसाइटी है। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो अब तक क्या है, पूंजीवादी सोसाइटी है। उन्होंने तर्क दिया कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं, फैक्ट्रीज में लगी पूंजी पर कैपिटलिस्ट का हक होता है, और जब तक, और मार्क्स ने आर्ग्यू दिया, तर्क दिया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट जो है फैक्ट्री में लगी पूंजी पर कैपिटलिस्ट का हक होता है, और जो प्रॉफिट होती है कैपिटलिस्ट की वो कौन पैदा करता है, वर्कर्स पैदा करते हैं। कैपिटल पूंजी लगाया, लेकिन पूंजी को प्रॉफिट के योग्य बनाने का काम कौन करता है, वर्कर करते हैं। और वर्कर्स की कंडीशन तब तक नहीं सुधरेगी जब तक पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो अगर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी अगर कैपिटलिस्ट ही अगर हासिल कर लें तो वर्कर की स्थिति नहीं सुधरेगी। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि वर्कर्स को जो है ये कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना होगा। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, निजी संपत्ति पर, निजी कंपनी पर जो ये आधारित शासन है प्राइवेट लोगों का, इसको उखाड़ फेंकना होगा अगर अपनी स्थिति सुधारनी है। तो मार्क्स का मानना था कि अपने आप को पूंजीवादी शोषण से दूर रखने के लिए, पूंजीवादी लोगों के द्वारा इनका शोषण न हो, वर्कर्स लोगों को एक ऐसे परिवर्तनशील सामाजिक समाज का निर्माण करना होगा जहां सारी संपत्तियों पर पूरे समाज का क्या होगा, नियंत्रण होगा। और ये जो है वो साम्यवादी समाज होगा। वो इस बात से कन्विंस थे कि वर्कर्स जो हैं उनकी कैपिटलिस्ट लोगों के साथ लड़ाई में उनकी विजयी होगी। उनका मानना था कि वर्कर्स लोग जो है वो विजयी होंगे अगर उनकी लड़ाई होती है तो, और कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो एक नेचुरल सोसाइटी होगी फ्यूचर की। फिर से समझो कि मार्क्स ने क्या आर्ग्यू दिया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट लोगों का फैक्ट्री में लगी पूंजी पर हक होता है, और कैपिटलिस्ट की पूंजी को जो उत्पादनशील बनाकर जो प्रॉफिट अर्जन करते हैं वो वर्कर्स करते हैं, और जब तक कैपिटलिस्ट द्वारा इन प्रॉफिट को संचय किया जाएगा तब तक वर्कर्स का भला नहीं होगा। तो अगर वर्कर्स चाहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो आधारित शासन है और
जो एक्सप्लॉयटेशन उनका जो हो रहा है उनसे अगर मुक्ति चाहते हैं तो इनको उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का मानना था कि वर्कर्स को अपने आप को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त करने के लिए एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना होगा, जहां पर सारी संपत्तियों पर समाज का नियंत्रण होगा, किसी कैपिटलिस्ट का नियंत्रण नहीं होगा। ये जो है वो साम्यवादी समाज बनेगा। अब यहाँ एक नया टर्म आया, साम्यवादी, कम्युनिस्ट सोसाइटी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि पूंजीवादियों से इस लड़ाई में वर्कर्स की क्या होगी, विजयी होगी। और आने वाले दिनों में उनकी राय थी कि कम्युनिस्ट समाज ही नेचुरल सोसाइटी होगी। फ्यूचर का नेचुरल सोसाइटी कम्युनिस्ट समाज में ही है। मतलब अगर प्रोग्रेस चाहिए, अगर प्रोग्रेस होना है तो कम्युनिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना ही होगा। दरअसल कम्युनिज्म का मतलब होता है द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट owns and controls all factories, farms and services etc and aims to treat everyone equally। तो कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट जो होता है, कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होती है, तो कम्युनिज्म जो होता है वो एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक विचारधारा है। तो वह राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य के सभी कारखाने, खेत, सेवाएं आदि पर राज्य का स्वामित्व हो, राज्य का नियंत्रण हो और राज्य द्वारा सभी सदस्यों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाए, उसको कम्युनिज्म कहते हैं। इसको आप लिखने का काम करना, ठीक है। क्या है? द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट ओन्स एंड कंट्रोल्स ऑल फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड सर्विसेज etc एंड एम्स टू ट्रीट एवरीवन इक्वली इज कॉल्ड कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राज्य के सभी कारखाना, खेत, सेवाएं आदि पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। राज्य द्वारा सभी सदस्यों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है। अब है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म का विचार किसने लाया? मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने, लुई ब्लांक ने लाया। अब सपोर्ट की बात करेंगे। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. 1870 के दशक तक समाजवादी विचारधारा जो है वो पूरे यूरोप में फैल गई और इसके साथ तालमेल बैठाने के लिए सोशलिस्ट लोगों ने क्या किया? इंटरनेशनल संस्था स्थापित करी और इसका नाम दिया द सेकेंड इंटरनेशनल। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party (SPD) and helped it win parliamentary seats. तो 1870 के दशक में समाजवादी विचारधारा पूरी यूरोप में फैल चुकी थी। इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए सोशलिस्ट लोगों ने क्या किया? इंटरनेशनल बॉडी बनाई और इसका नाम क्या दिया? द सेकेंड इंटरनेशनल दिया। इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर्स थे उन्होंने संगठन बनाया। क्यों संगठन बनाया? कि जीवन में अपने बेटर लिविंग के लिए और वर्किंग कंडीशन में सुधार लाने के लिए इन्होंने संगठन बनाया ताकि आंदोलन किया जा सके। उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए ताकि जो लोग संकट में हों, है ना, अगर संकट में हो उनकी क्या करी जाए? उस फंड से क्या करी जाए? मदद करी जाए। और इन्होंने जो है इन एसोसिएशंस को बनाकर जो है वो वर्किंग आवर्स कम करने के लिए क्या किया? आवाज़ उठाया। जर्मनी में जो है ऐसे संघों ने क्या किया? सोशल डेमोक्रेटिक के साथ जिनके गहरे संबंध थे, इन्होंने मिलकर राजनीतिक इलेक्शंस लड़े, पार्लियामेंट सीट्स भी जीता। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। 1905 में सोशलिस्ट लोगों ने और ट्रेड यूनियनिस्ट ने, यानी कि ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारियों ने, तो 1905 तक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने क्या किया? लेबर पार्टी का निर्माण किया ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया फ्रांस में। ध्यान रखना कि सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने कौन कौन सी पार्टी की स्थापना करी? तो लेबर पार्टी की स्थापना करी ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी फ्रांस में। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. लेकिन 1914 तक ये लोग गवर्नमेंट बनाने में सफल नहीं रहे। आपको पता ही है कि अगर 500, जैसे कि संसद का चुनाव होता है, 545 सीट होता है, जिसमें 2 सीट के लिए नहीं चुनाव होता है ना, वो एंग्लो इंडियन के लिए होता है, तो 543 में आधा सीट आना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो ये लोग जो है, जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने जो लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में, इन लोगों ने चुनाव भी लड़ा लेकिन सफल नहीं हुए गवर्नमेंट बनाने में, क्योंकि आधे से ज़्यादा सीट कभी मिली नहीं इनको। ठीक है।
और लेकिन इनके जो है इनके प्रतिनिधि लोग जो है वो गवर्नमेंट में हिस्सा रहते थे। अब कोई सीट जीत गया, भले आधा सीट से ज़्यादा जीता तब ना सरकार बनाता, लेकिन पार्लियामेंट में तो बैठेगा विरोधी में, है ना। तो देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, लेकिन विधायिका में जो है उनकी आइडियाज जो है वो चलती रही। हालांकि सरकार चलाने का काम जो है वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स ही करते रहे, लेकिन इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो संसद भवन में पहुंचे, सरकार के हिस्सा बने, सरकार बनाने में सक्षम नहीं रहे 1914 तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। एक फिगर 2 में एक्सप्लेन किया गया है एक चीज को, वो हम लोग समझ लें। दिस इज अ पेंटिंग ऑफ द पेरिस कम्यून ऑफ 1871 फ्रॉम इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज 1871. It portrays a scene from the popular uprising in Paris between March and May 1871. This was a period when the town council of Paris was taken over by a people's government consisting of workers, ordinary people, professionals, political activists and others. तो ये जो पेंटिंग है वो पेरिस कम्यून की पेंटिंग है 1871 की। ये न्यूज लंदन न्यूज 1871 में जो ये छपा था, इसमें ये दर्शाया गया है एक, इसमें जो है वो एक जन विद्रोह को, पॉपुलर जन विद्रोह को जो कि पेरिस में हुआ मार्च और मई के बीच 1871 में, उस जन विद्रोह को दर्शाया गया है। ये वो पीरियड था जब पेरिस की टाउन काउंसिल पर जो है वो कब्जा कर लिया गया था लोगों की गवर्नमेंट द्वारा, पीपल्स गवर्नमेंट। लोगों ने मिलकर क्या बनाया था, गवर्नमेंट बनाई थी। और 1871 में क्या किया गया था, इस टाउन काउंसिल पर, पेरिस के टाउन काउंसिल पर क्या किया गया था, लोगों के द्वारा बनाई सरकार पर, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार के द्वारा जो है, जिसमें वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और अदर्स लोग शामिल थे। इन लोगों ने क्या किया था, पेरिस के टाउन काउंसिल पर कब्जा कर लिया था। द अपराइजिंग इमर्ज्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग डिसकंटेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ फ्रेंच स्टेट। ये जो अपराइजिंग हुई थी, ये जो विरोध पैदा हुई थी, दरअसल फ्रेंच गवर्नमेंट की नीतियों के प्रति बढ़ रहे असंतोष को लेकर पैदा हुई थी। ये जो अपराइजिंग हुई थी, ये जो जन विद्रोह हुआ था, वो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि लोग जो हैं वो संतुष्ट नहीं थे, फ्रेंच गवर्नमेंट की जो बनाई गई नीतियां थी उनसे असंतुष्ट थे। द पेरिस कम्यून वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड बाय द गवर्नमेंट ट्रूप्स, बट इट वॉज सेलिब्रेटेड बाय सोशलिस्ट द वर्ल्ड ओवर एज अ प्रेल्यूड टू अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। तो ये जो पेरिस कम्युनिटी जो है उसको आखिरकार कुचल दिया गया, गवर्नमेंट के सैनिकों ने क्या कर दिया, इसको कुचल दिया। ठीक है, लेकिन इसका पूरा जश्न मनाया गया। जैसे कि आपको याद होगा कि 1857 में जब झांसी की रानी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो भले ही हार हो गई थी, लेकिन ये प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई मानी जाती है। तो ये पेरिस कम्यून का जो ये आंदोलन था, अपराइजिंग थी, ये भले ही सरकार द्वारा कुचल दी गई, सैनिकों द्वारा भेज कर क्या किया गया, इसे कुचल दिया गया, इस आंदोलन को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में सामाजिक क्रांति की प्रस्तावना के रूप में इसे स्वीकार किया गया। इस सामाजिक क्रांति की प्रस्तावना बोलकर इसे सेलिब्रेट किया गया। कम्यून इज ऑल्सो पॉपुलरली रिमेम्बर्ड फॉर 2 इम्पॉर्टेंट लेगेसीज। ये जो पेरिस कम्यून है उसको 2 वजहों से, 2 चीज़ों की वजह से भी ये याद किया जाता है। पहला, फॉर इट्स एसोसिएशन विद द वर्कर्स रेड फ्लैग एंड द फ्लैग दैट वाज द फ्लैग adopted by the comrades in Paris too for the Marseillaise, originally written as a war song in 1792. It became a symbol of the commune and of the struggle for liberty. तो ये जो कम्यून जो है वो उसको लोकप्रियता के तौर पर 2 वजहों से याद किया जाता है। पहला तो कम्युनार्डो ने एक झंडा चुना था, रेड फ्लैग जो आया कम्युनार्डो का, वो इसी कम्यून से आया था। तो 2 चीज़ें विरासत में मिली इस कम्यून के, इस विद्रोह से, अपराइजिंग से। पहला तो रेड झंडा मिला, दूसरा मार्सिलेस के लिए एक घटना, इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बना। यह बात उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः मुख्य तौर पर 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। तो 2 बातें आई, 2 चीज़ें जो है इनसे मिली। पहला तो रेड झंडा मिला जो कम्युनार्डो का था, दूसरा जो 1792 में एक गीत लिखा गया था मार्सेयस, ये वॉर सॉन्ग है, लेकिन ये जो है वो क्या बन गया, ये जो गीत जो है वो क्या बन गया,
ये गीत जो है उन लोग का प्रतीक बन गया, एक नेशनल एंथम के तौर पर बन गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें विरासत में इनको मिली इस कम्यून अपराइजिंग से, विद्रोह से। तो ये टॉपिक आपका यहाँ ख़त्म होता है। आप इसको रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।